महल की ऊंची दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं थी, उनमें पीढ़ियों की कहानियां दबी थी। कुछ गौरव की, कुछ शर्म की, और कुछ जिन्हें कभी बाहर आने की इजाजत नहीं मिली। रात का वक्त, राजस्थान की वीरान पहाड़ियों के बीच खड़ा 200 साल पुराना महल। चांदनी उसके संगमरमर पर चुपचाप बिछी हुई है। अनन्या पहली बार इस महल में कदम रखती है। लाल जोड़े में सजी दुल्हन, लेकिन आंखों में हल्की सी बेचैनी। डरो मत अनन्या, ये घर जितना बड़ा दिखता है उतना ही शांत है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम आराम से कदम बढ़ाओ। शांत जगहें कभी कभी ज्यादा बोलती हैं, बस आवाज सुनाई नहीं देती। और मैं घबरा नहीं रही, बस इस नई जगह का अवलोकन कर रही हूँ। राजवीर ने इसे मजाक समझा, पर अनन्या ने पहली रात कुछ महसूस किया था। महल में अजीब सी ठंडक थी, जो मौसम से नहीं, माहौल से आती है। मुख्य हॉल में राजमाता देवयानी बैठी है। सफेद साड़ी, तीखी आंखें। शाही खानदान में स्वागत है। यहाँ इज्जत सबसे ऊपर होती है और सवाल कम पूछे जाते हैं। इज्जत सवालों से नहीं गिरती, गलतियों से गिरती है। मैं सिर्फ सच जानना चाहूंगी। कमरे में सन्नाटा फैल गया। नई बहू ने पहली मुलाकात में ही सीधी रेखा खींच दी थी। राजमाता की आंखों में हल्की चमक आई, जैसे शिकार और शिकारी आमने सामने हो। इतने में रणविजय सिंह हाथ में पुरानी फाइल लिए हुए धीरे धीरे अंदर आते हैं और अनन्या से कहते हैं, इस घर में जो दिखता है वही सच होता है। बाकी बातों में पढ़ना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मेरी मानो तो तुम बस अपने काम से काम रखना। अगर सब कुछ आईने की तरह साफ होगा तो कुछ छुपाने की जरूरत भी नहीं होगी। और मैं तो बस समझना चाहती हूँ, उलझना नहीं। अनन्या की आवाज में विद्रोह नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा थी। पर कई बार जिज्ञासा सबसे खतरनाक हथियार बन जाती है। रात गहराती है और अनन्या अपने कमरे में अकेली बैठी है। कमरा आलीशान था। सुनहरे पर्दे, झूमर, भारी पलंग, पर एक कोना थोड़ा अजीब था। दीवार पर पुरानी तस्वीर थी जो टेढ़ी लटकी हुई थी। अनन्या पास जाती है और तस्वीर में एक औरत है जिसका चेहरा हल्का खरोंचा हुआ है। अनन्या उसे गौर से देखती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मीरा अंदर आती है और अनन्या को देर रात तक जागते हुए देखकर वो कहती है, मालकिन, रात ज्यादा हो गई है। ये महल रात में जागता है, आप जल्दी सो जाइए। ये तस्वीर किसकी है और ये चेहरा क्यों खरोचा हुआ है? ये सब क्या है? किसने किया है? ये कौन है? मीरा का चेहरा पल भर के लिए सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखों में डर साफ था, जैसे किसी ने पुराने घाव को अचानक कुरेद दिया हो। मीरा अनन्या से कहती है, कुछ तस्वीरें देखनी नहीं चाहिए और कुछ बातें पूछनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये महल सब याद रखता है। और सच, क्या वो भी यहीं कहीं दबा है या किसी ने उसे हमेशा के लिए मिटा दिया है? इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई क्या है, मुझे साफ साफ बताओ। ये कौन है? बस धीरे से तस्वीर सीधी करके कमरे से बाहर चली जाती है। दरवाजा बंद होने की आवाज असामान्य रूप से भारी लगती है। अनन्या अपने कमरे में अकेली रह जाती है। बाहर हवाएं तेज हो गई है। महल की गलियों में सीटी जैसी आवाज गूंजती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। नई बहू को लगा ये घर सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, यहां जरूर कोई बड़ा रहस्य दबा है। अचानक नीचे से तेज आवाज आती है, किसी चीज के गिरने की। अनन्या बाहर निकलती है। लंबा अंधेरा गलियारा और दीवारों पर पूर्वजों की तस्वीर लगी हुई है। नीचे हॉल में राजमाता और रणविजय खड़े हैं। एक पुराना संदूक खुला हुआ है। राजमाता कहती है, ये फाइल यहाँ कैसे आई? मैंने इसे बंद करवाया था। किसने छुआ इसे? घर में नया कोई आया है और नई आंखें ज्यादा देखती है। अनन्या सीढ़ियों से उतर के वहां आती है। संदूक के अंदर पुराने अखबार और एक तस्वीर झलकती है, उसी औरत की जिसका चेहरा खरोंचा गया था। अनन्या उस तस्वीर को देखते ही कहती है, शायद सच खुद बाहर आना चाहता है। कितने सालों से इसे दबाकर रखा है? किसका नाम मिटाया गया है?
मुझे तो लगता है कि इस महल की दीवारें जितनी ऊंची हैं और किसी बड़े रहस्य की साजिश की शिकार हैं। सच क्या है, बताइए मुझे। अनन्या, तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है। इसके लिए अभी ये सही समय नहीं है। कुछ बातें बाद में समझ आती है। तुम जाओ यहां से। रणविजय की आवाज में घबराहट थी, जैसे वो कुछ जानता हो पर बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। अनन्या की बातों में कई सारे सवाल थे जो राजवीर और राजमाता की उलझनें बढ़ाने के लिए काफी थे। इस घर की इज्जत दांव पर है। पुरानी बातों को उठाना अच्छा नहीं होगा। वैसे भी तुम अभी नई नई इस घर में आई हो। तुम्हें इतना कुछ जानने की अभी कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपने कमरे में जाओ। इज्जत सच से बनती है माँ जी, झूठ से नहीं। और अगर कुछ गलत हुआ है तो उसे छुपाने की क्या आवश्यकता है? जब सच सामने आएगा तभी तो उसका कुछ हल निकाला जा सकता है। अनन्या की बातों में निडरता थी। कमरे की हवा भारी हो गई। संदूक खुला हुआ था, फाइल आधी बाहर और सच बस एक कदम दूर। महल की दीवारें गूंज उठी, जैसे बरसों बाद किसी ने उनसे जवाब मांगा हो। तस्वीर का वो खरोंचा हुआ चेहरा सामने था। उसकी आंखें अब भी जैसे देख रही हों। शाही खानदान की चमक के पीछे एक साया खड़ा था और उस साये का नाम अभी किसी ने नहीं लिया था। महल की रातें लंबी होती है और लंबी रातों में सच अक्सर करवट बदलता है। संदूक बंद कर दिया गया था, पर सवाल अब खुल चुके थे। सुबह की हल्की धूप संगमरमर पर फैल रही है, पर महल के भीतर ठंडक वैसी ही है। अनन्या बालकनी में खड़ी है। राजवीर भी उसके बगल में खड़ा है। नीचे आंगन में राजमाता पूजा कर रही है। राजवीर अनन्या से कहता है, तुमने कल जो किया वो इस घर में कोई नहीं करता। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी बीती बातों को उभारने की? कुछ बातें बस दबी रहने दी जाती है। दबी हुई चीजें सड़ने लगती हैं, फिर बदबू पूरे घर में फैलती है। मैं तो बस साफ हवा चलाने की कोशिश कर रही हूँ। राजवीर की आंखों में संघर्ष था। वो पत्नी का साथ देना चाहता था, पर खानदान की दीवारें उसके कंधों पर बोझ बनकर टिकी हुई थी। नीचे हॉल में रणविजय अखबार पढ़ रहे हैं, पर पन्ने पलट नहीं रहे। राजवीर, समझाओ अपनी पत्नी को, ये घर कोई अदालत नहीं है। पुराने मामलों को छेड़ना खतरनाक होता है। खतरनाक सच नहीं होता पापा, खतरनाक उसे छुपाना होता है। शायद बात साफ कर देना ही बेहतर हो। यह पहली बार था जब राजवीर ने पिता की आंखों में आंख डालकर जवाब दिया। महल की हवा हल्की सी बदल गई, जैसे किसी ने खिड़की खोल दी हो। अनन्या सीधे मीरा के कमरे की ओर जाती है। कमरा छोटा है, पर सलीके से सजा हुआ है। आप जानती हैं वो औरत कौन थी? तस्वीर में जो चेहरा खरोचा गया, कृपया सच बताइए, मैं चुप नहीं रहूंगी। मालकिन, सच भारी होता है, उठाने की ताकत होनी चाहिए। वो तस्वीर राजवीर की बड़ी बुआ की है। कमरे में सन्नाटा पसर गया। राजवीर की बड़ी बुआ, जिसका नाम कभी इस घर में नहीं लिया गया, जैसे वो कभी थी ही नहीं। उनका नाम क्यों मिटाया गया? चेहरा क्यों खरोचा? क्या उन्होंने कोई अपराध किया था, या उनका अपराध सिर्फ सच बोलना था? उन्होंने शादी से मना कर दिया था। वो किसी और से प्यार करती थी, खानदान की इज्जत के खिलाफ गई और फिर एक रात गायब हो गई। ये शब्द पत्थर की तरह गिरा। महल की दीवारें जैसे कांप उठी। इतिहास ने अपना पहला पन्ना खोला था। अनन्या की सांसें तेज हो जाती है। गायब मतलब उन्हें ढूंढा नहीं गया, या ढूंढने की कोशिश ही नहीं हुई? खोज का नाटक हुआ था, पर असल में राजमाता ने उनका नाम लेना बंद कर दिया और धीरे धीरे सबने भूलना सीख लिया। भूलना आसान नहीं होता, पर जब सत्ता तय करती है तो यादें भी डर जाती है। महल की नींव में शायद एक चीख दबी थी। उसी वक्त दरवाजा खुलता है। राजमाता खड़ी है। मीरा, तुम्हें काम पर ध्यान देना चाहिए। पुरानी बातें दोहराने से कोई वापस नहीं आता, पर सच्चाई वापस आ सकती है।
और अगर वो जिंदा हो तो क्या आपने कभी सोचा? राजमाता की आंखों में पहली बार हल्की घबराहट चमकी, जैसे किसी ने बंद दरवाजे पर जोर से दस्तक दे दी हो। वो जिंदा नहीं है, उनका फैसला उनका था। घर छोड़ने की सजा घर से नाम मिट जाना होती है। सजा प्यार करने की या अपनी जिंदगी चुनने की? शब्द तीर की तरह निकले। राजमाता का चेहरा सख्त हो गया, पर उनकी उंगलियां कांप रही थी। सच कभी पूरी तरह मरता नहीं। तभी राजवीर अंदर आता है और कहता है, दादी, क्या बुआ सच में घर से भागी थी या उन्हें जाने पर मजबूर किया गया? सच क्या है, बताइए। बस इस घर में मेरी बात अंतिम है। कुछ सच घर तोड़ देते हैं और कुछ झूठ घर को अंदर से खोखला कर देते हैं। राजमाता की तेज तर्रार बातों से राजवीर ने यह महसूस किया कि उसकी चुप्पी अब टूटने लगी थी। इतने में रणविजय भी कमरे में आ जाते हैं और कहते हैं, सच इतना सरल नहीं है। उस रात एक हादसा हुआ था। झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया था और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। तो ये बात आज तक छुपाई क्यों? इसे हादसा क्यों नहीं बताया और नाम क्यों मिटाया? अनन्या के ताबड़तोड़ सवालों से कमरा भारी हो गया था। आज पहली बार आधा सच सामने था, पर आधा सच अक्सर पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। रणविजय जवाब देते हुए कहते हैं, वो गिरने से पहले चिल्ला रही थी और कह रही थी कि वो पुलिस के पास जाएगी और मेरे इस खानदान की सच्चाई उजागर करेंगी। और फिर क्या हो गया हादसा। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। अनन्या की रूह कांप उठी। यह सिर्फ इज्जत की कहानी नहीं थी, यह सत्ता, डर और चुप्पी की कहानी थी, और शायद अपराध की भी। राजवीर पीछे हट जाता है और फिर कहता है, मतलब हम सालों से झूठ जी रहे थे और बुआ का नाम लेकर इसलिए मिटाया ताकि सवाल खत्म हो जाए। ये तो बहुत बड़ी साजिश लग रही है। भला अपनी ही बेटी के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है? मैंने इस घर को बचाया है, क्योंकि अगर सच बाहर आ जाता तो सब खत्म हो जाता। महल की दीवारों पर दरारें साफ दिखने लगी थी। राजमाता की मजबूती पहली बार कमजोर हुई और अनन्या ने महसूस किया, सिर्फ अपराध नहीं होता, कभी कभी डर से लिया गया फैसला भी होता है। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे सच खुद साफ होने लगा हो। शाही खानदान की नींव हिल चुकी थी। अब फैसला होना था, सच बाहर आएगा या एक और नाम मिटा दिया जाएगा। रात फिर से उतर आई थी। महल के आंगन में अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। सच आधा बाहर आ चुका था, बाकी आधा अब किसी के सीने में धड़क रहा था। बिजली कड़कती है, बारिश की बूंदें गिरने लगती है। अनन्या उसी खरोंची हुई तस्वीर के सामने खड़ी है। राजवीर पीछे खड़ा है, चुपचाप खड़ा है। फिर अनन्या कहती है, हादसा कभी अचानक नहीं होता, उससे पहले बहुत कुछ होता है। क्या उस रात सिर्फ बहस हुई थी या कुछ और? अनन्या, मुझे सच जानना है। चाहे वो इस घर को तोड़ दे चाहे जोड़ दे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस अब झूठ में नहीं जी सकता। राजवीर के शब्दों में पहली बार डर से ज्यादा साहस था। अनन्या ने महसूस किया, अब ये उसकी अकेली लड़ाई नहीं रही, अब ये आने वाली पीढ़ियों की भी लड़ाई थी। हॉल में सब इकट्ठा है। राजमाता कुर्सी पर बैठी है, चेहरा कठोर, और रणविजय खिड़की के पास खड़े हैं। आपने कहा वो सीढ़ियों से गिरी थी, पर गिरने से पहले वो पुलिस के पास जाने की बात क्यों कर रही थी? आखिर किस बात का पर्दाफाश करना चाहती थी? वो परिवार की संपत्ति के कागज देख चुकी थी। उन्हें पता चल गया था कि हिस्से में धोखा हुआ है। कमरे में जैसे किसी ने बम गिरा दिया हो। यह इज्जत का मामला नहीं था, यह तो लालच का मामला था, और लालच खून से भी ज्यादा गहरा दाग छोड़ता है। तभी राजवीर बोलता है, मतलब बुआ को उनका हक दिया ही नहीं गया, और जब उन्होंने आवाज उठाई तो उन्हें चुप करा दिया गया। ये कैसा न्याय है?
चुप कराया नहीं, उन्हें समझाया गया था। पर वो घर की मर्यादा तोड़ना चाहती थी, इसलिए ऐसा हुआ। वैसे भी घर की इज्जत हमें किसी के जान से भी ज्यादा प्यारी है। राजमाता का इतना कठोर शब्द सुनकर सबके होश उड़ गए। मर्यादा शब्द तो इस घर में ढाल की तरह इस्तेमाल हुआ था, और घर की इज्जत की तुलना किसी के जान से ज्यादा प्यारी इस वाक्य ने सबको हिला कर रख दिया था। अनन्या कहती है, मर्यादा के नाम पर अधिकार छीन लेना या किसी की जान ले लेना कहाँ का न्याय है? उस रात क्या हुआ था, सच सच बताइए। देखो, बहस काफी बढ़ चुकी थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा, वो छूटकर पीछे हटी और सीढ़ियों से नीचे गिर गई। तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं की? क्यों इसे हादसा घोषित नहीं किया? नाम क्यों मिटाया? अगर पुलिस आती तो संपत्ति, प्रतिष्ठा सब चला जाता। मैंने घर बचाने के लिए ऐसा किया। घर बचा लिया गया, पर इंसान खो गया, और खोई हुई आत्माएं दीवारों में बस जाती है। मीरा आगे बढ़ती है और कहती है, मालकिन आखिरी सांस तक कह रही थी मेरा सच सामने आएगा, पर उस रात उन्हें चुप करा दिया गया। हम सब चुप रहे। चुप्पी सबसे बड़ा अपराधी थी, जिसने सच को दफनाया और सालों तक महल के अंदर को खोखला करती रही। राजवीर कहता है, आज से उनका नाम वापस आएगा। सच स्वीकार करने से घर टूटता नहीं, झूठ से टूटता है। आज फैसला कर लीजिए। राजमाता की आंखों में हार नहीं थी, बस थकान थी, सालों तक सच को दबाने की थकान। ठीक है, कल पुलिस को बयान दिया जाएगा और उनकी संपत्ति का हिस्सा उनके नाम से ट्रस्ट में चला जाएगा। मैंने बहुत साल झूठ को छिपा लिया, अब और नहीं, मैं गवाही दूंगा। सदियों पुरानी दीवारें आज पहली बार शांत थी। राजसी शान अब भी थी, पर उसके नीचे छुपा अंधेरा उजाले में बदल चुका था। सच ने इस खानदान को तोड़ा नहीं, उसे साफ किया, और हवेली जो सालों से फुसफुसा रही थी, आज पहली बार खामोश होकर मुस्कुरा रही थी। भाभी, अरे ओ भाभी, कुछ करो ना, मेरे पेट में दर्द बढ़ता ही जा रहा है। हे भगवान, क्या हो गया मेरी बच्ची को? रात तक तो सब कुछ ठीक था, सुबह अचानक से क्या हो गया? माँ जी, मुझे तो लगता है कि रितु को फूड पॉइजनिंग हो गई है। क्या क्या कहा? फूड? और आगे क्या बोला तूने? मुझे तो नाम तक नहीं बोला जा रहा। पता नहीं कौन कौन सा नया नया रोग आ गया है। हमारे जमाने में तो सिर्फ सर्दी, जुकाम, बुखार यही सब होता था। अरे माँ जी, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग इसका मतलब होता है कुछ गलत खा लेना। इससे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से पेट दर्द और दस्त जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन रितु ने कल ऐसा क्या खा लिया था जो उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई? भाभी, आप माँ को समझाती रहेंगी कि कुछ करेंगी भी। प्लीज प्लीज कुछ करिए ना, यह दर्द तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। रितु, तुम चिंता मत करो, मैं अभी गर्म पानी में नींबू और सोडा मिलाकर तुझे देती हूँ। उसे पीकर ना तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। आखिर रितु ने ऐसा क्या खा लिया था जो उसके पेट पे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था, या बात कुछ और ही थी? जानने के लिए कहानी में कुछ दिन पीछे चलते हैं। अरे शीला, देर मत करो, ऐसा करो मुझे और पिताजी को केवल चाय ही दे दो। उसके बाद कुछ भी करती रहना। आज दुकान का माल लाना है, वो आने वाला है। मालिक ने जल्दी आने को बोला था, लेकिन लगता है इन रोटियों के चक्कर में देर हो जाएगी। हाँ बहू, हम दोनों को चाय ही दे दो, बाद में रोटियां सेकती रहना, लेट हो जाएंगे। अगर हम लेट हो गए तो आज की कमाई भी नहीं मिलेगी। चाय तो बनकर तैयार ही है पिताजी। साथ में मैं आप दोनों के लिए एक एक रोटी भी ले आ देती हूँ। दिन भर बाहर जाकर आप लोगों को काम करना है, केवल चाय पीने से कुछ नहीं होगा, इससे ना एसिडिटी भी हो जाएगी। मनोज और रवि अभी खा ही रहे थे कि तभी आसमान में काले बादल घिरने लगे। लीजिए पिताजी, बस इसी की कमी थी। लगता है आज हम समय पर दुकान नहीं पहुंच पाएंगे। हे भगवान, थोड़ा थम जाना, अभी मत बरसना। हम दुकान पर पहुंच जाएं तब भी बरस लेना, जी भर के बरस लेना। अरे अरे दादाजी, आप तो बिल्कुल वो वाले गाने की तरह बात कर रहे हो।
मेरी प्यारी गुड़िया, तेरे दादा को गाना गाना नहीं आता है। अच्छा, या तो बता कौन सा गाना था वो? अरे वही, थम के बरस ओ जला, थम के बरस। आगे की लाइन तो मुझे याद ही नहीं आ रही है दादाजी। अरे पिताजी, आप भी कहाँ इसकी बातों में फंस गए हैं। बारिश शुरू हो गई तो आप दोनों को देर हो जाएगी, चाहिए। हाँ पिताजी, चलिए चलते हैं। दोनों बाप बेटे जल्दी मोहनलाल की दुकान की तरफ निकल पड़ते। वो दोनों उसकी दुकान पर ठेला चलाने और सफाई धुलाई का काम करते थे, जहां उन्हें ना दो ढंग का पैसा मिल पाता था, ना ही इज्जत मिल पाती थी। इसके बावजूद भी वो वहां पर काम करने के लिए मजबूर थे। आइए आइए, अरे आइए आइए, ओहो भाग मेरे, आ जाइए। जो आप दोनों पधारे, बताइए क्या सेवा करूं आप लोगों की। मालिक, ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा मत करिए। रास्ते में बारिश हो रही थी, इस वजह से थोड़ी देर हो गई। आप बस जल्दी बता दीजिए कौन कौन सा सामान किसके यहाँ पर पहुँचाना है। अरे निकम्मो, अरे मैंने तुम दोनों को आज जल्दी आने को बोला था, फिर भी तुम लोगों ने इतनी देर कर दी। ऊपर से बारिश का बहाना दे रहा, और बरसात के मौसम में बारिश नहीं होगी तो क्या फूल झड़ेंगे? हाँ मालिक, आप नाराज मत होइए, जल्दी जल्दी काम बता दीजिए, हम भी ना देर करे सारा काम कर देंगे। वैसे भी बारिश का कोई ठिकाना नहीं होता, कभी भी शुरू हो सकती है, तो दुकानदारों तक माल पहुंचाना और मुश्किल हो जाएगा। अरे वाह, आप तो हमें ही ज्ञान देने लगे। लगता है आपको अपनी नौकरी प्यारी नहीं है, हाँ? तो ऐसा करते हैं, आज से आप दोनों की छुट्टी कर देते हैं। क्यों मनोज जी, ठीक है ना? मालिक, मालिक माफ कर दीजिए, सेवा मालिक माफ कर दीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था। दया कीजिए, दया कीजिए मालिक, हमें काम से मत निकालिए, घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो ठीक है, नहीं निकालता, लेकिन ध्यान रहे आज के बाद मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करना। हाँ, अब जाओ, जाकर दुकानदारों तक सामान पहुंचाओ, और ध्यान रहे चीनी की बोरियां गीली ना हो पाए। मालिक आप चिंता मत करिए, सब कुछ एकदम ध्यान से करेंगे। मोहनलाल की थोक की किराने की दुकान थी, जहां वो छोटे मोटे दुकानदारों को सामान पहुंचाया करता था। रवि और मनोज मौसम का मिजाज देखते हुए जल्दी जल्दी डिलीवरी कर रहे थे। अब बस आखिरी डिलीवरी रह गई थी कि बारिश होने लगी। तभी मोहन बोलता है, हे भगवान, सत्यानाश सत्यानाश हो गया इस बारिश का। अब बस आखिरी खेप बची थी। अब जब तक ये बारिश रुकती नहीं, तब तक हमें कैसे भी कर माल पहुंचाना होगा। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कही। वैसे तो पिताजी, बारिश का मौसम बहुत अच्छा होता है, गर्मी के बाद थोड़ी राहत मिल जाती, लेकिन यह सब भी अमीरों के लिए होता है। हम गरीबों के लिए बारिश का दूसरा नाम आफत है, आफत। अरे काम चोरो, अभी तक तुम लोगों ने सोहन की दुकान पर माल नहीं पहुंचाया है? वह फोन करके मुझे सुना रहा है। मालिक, वो देखिए ठेला। अरे उनके नीचे सामान से भरा पड़ा है, लेकिन बाहर बारिश इतनी तेज हो रही है कि निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सारा सामान खराब हो जाएगा। वैसे भी इसमें ज्यादातर चीनी और चावल की बोरियां है, अगर हम बाहर गए और थोड़ा सा भी पानी पड़ गया तो सब खराब हो जाएगा। अरे काम छोड़ो, जब तुम दोनों को मालूम है कि बारिश का मौसम है तो हाथ पैर जल्दी चलाना चाहिए था, है नहीं तो अब अगर सोहन लाल की पेमेंट नहीं आए तो याद रखना, तुम दोनों की आज की दिहाड़ी नहीं मिलने वाली। मालिक ऐसा जुल्म मत कीजिए, बाकी सभी माल तो हमने समय पर पहुंचा दिया था। अब सोहन मालिक के समय में बारिश हो गई तो हम क्या करें? चुप हो जा, बिल्कुल। अरे चुप हो जा, ज्यादा से बात मत चला, थोड़ा दिमाग लगाओ और यह माल सोहन लाल तक पहुंचाओ। उसका कुछ जुगाड़ लगाओ, मैं नहीं जानता। हाँ बिल्कुल, चिंता मत कीजिए। जब तक आज हम मोहन के मालिक के यहाँ सामान नहीं पहुंचा देते, तब तक हम घर नहीं जाएंगे। आज बारिश रवि और मनोज के सब्र का इम्तिहान लेने पर उतारू थी, तो वहीं दूसरी तरफ घर में सभी की हालत बहुत खराब थी। अरे माँ जी, इस बारिश ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। देखिए ना, जगह जगह में पानी टपक रहा है, पूरा चूल्हा खराब हो गया है। और तो और जो थोड़ा बहुत आटा बचा रखा हुआ था वो भी खराब हो गया, उसमें भी पूरा पानी मिल गया है। क्या करे बहू, तेरे ससुर और पति की कमाई भी तो इतनी नहीं होती कि बारिश में कुछ कर पाए, बारिश से पहले छत की मरम्मत कर पाए। हर साल यही सोचते रह गए, लेकिन कुछ हो ही नहीं पाया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
अरे मम्मी, अभी ये गरीबी पुराना पढ़ने का समय नहीं है। जल्दी जल्दी हम सबको बाल्टी और बर्तन को पानी टपकने वाली जगह पर लगाना होगा, नहीं तो पूरा घर तालाब बन जाएगा। अरे अरे बुआ, बन क्या जाएगा, ये तो ऑलरेडी बन चुका है। वह देखो उस तरफ मम्मी के मसालों के डिब्बे पानी में तैर रहे हैं। हे भगवान, क्या आफत है। एक तो यहाँ सामान खरीदने के पैसे नहीं, ऊपर से दूसरी तरफ इस टपकती छत की वजह से जो था वो भी बर्बाद हो गया। हे भगवान, अब हम क्या करें। अरे बहू, तब की बात तब सोचेंगे, अभी तो इस टपकते हुए पानी को रोकना होगा। तू ऊपर जाकर छत पर प्लास्टिक शीट डाल दे और ऋतु घर में जमा पानी बाहर निकाल। शीला छत पर जाकर प्लास्टिक सीट बिठाती है तो वहीं दूसरी तरफ रवि और मनोज भी ठेले पर लदे हुए सामान को प्लास्टिक से अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं। मालिक, लगता है यह बारिश आज नहीं रुकने वाली, इसीलिए हमने सामानों को अच्छी तरह से प्लास्टिक के कवर में पैक कर दिया। इसे पहुंचा रहे हैं, जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि पानी अंदर नहीं जाएगा, कुछ भी सामान खराब नहीं होगा। और आप बिल्कुल निश्चित रहिए, थोड़ी देर बाद आप सोहन लाल से पैसे मांग सकते हैं। ठीक है, जल्दी जाओ, लेकिन ध्यान रहे सामान खराब नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं तो तुम्हारे पैसे कटेंगे। पिताजी, बारिश के कारण सड़कों की मिट्टी एकदम चिपचिपी हो गई है, बहुत फिसलन भरी मिट्टी हो गई है। आप ध्यान दीजिएगा, सही से चलिएगा, कहीं पैर ना फिसल जाए। अरे बेटा मेरी छोड़, तू अपना ध्यान रख। एक दूसरे से बातें करते हुए, एक दूसरे को संभालते हुए सोहन लाल का सामान पहुंचाकर वह वापस आ जाते। मालिक, हमने सारा सामान सोहन जी के पास पहुंचा दिया है, वो भी सही सलामत। अब आप हम दोनों को आज की दिहाड़ी दे दीजिए ताकि हम भी घर जा सके। मालिक, अगर हो सके तो थोड़ा चावल और दाल भी दे देते ताकि बारिश में दूसरी जगह से राशन न खरीदना पड़े। क्यों रे रवि, मेरा गोदाम तुझे धर्म खाता नजर आता है क्या? हाँ, जो कभी आटा नहीं तो कभी चावल मांगता रहता है। नहीं मालिक, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। यदि संभव नहीं है तो रहने दीजिए। मोहनलाल से 200 की दिहाड़ी के सिवा दोनों बाप बेटों को कुछ नहीं मिलता है। बेटा, आज तो बड़ी देर हो गई, घर पर सभी लोग राह देख रहे होंगे, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने होंगे। सब्जियां और किराने का सामान भी तो लेना है। पिताजी, इन 200 रुपए में हम क्या क्या ले पाएंगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने हमें जन्म देकर कोई गलती तो नहीं करती। बेटा, हिम्मत नहीं हारते, जीवन में संघर्ष ही संघर्ष भरा पड़ा है। बस हमें अपने कर्मों पर ही रहना, अपने कर्म अच्छे करना, बाकी ऊपर वाला तो देख ही रहा है, सब उस पर छोड़ दे। बहू, थोड़ी चाय बना दे, थोड़ी थकान हो रही है आज। जी पिताजी, आप दोनों कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं चाय बढ़ा देती हूँ। अरे ऋतु, आज छत से पानी टपकने लगा था क्या? हाँ पापा, हमारा घर मिनी स्विमिंग पूल बन गया था, जिसमें मम्मी के मसाले के डिब्बे भी स्विमिंग कर रहे थे। अरे मेरे प्यारे बच्चों, अपने दादाजी को भी बताओ आज तुमने क्या क्या किया। दादाजी, मैं बताता हूँ। आज इस पिंकी ने अपनी कॉपी के पन्ने फाड़ कर नाव बनाई थी। उससे ना जमे पानी में, घर में जो पानी जम गया था ना, उसमें डालकर खेल रही थी। इसे समझा दादाजी, कॉपी के पेज को बर्बाद ना करा करे। अरे दादाजी, बस एक ही पेज फाड़ा था। ये मोनू का बच्चा कब से सभी से ही शिकायत लगा रहा है। सभी आपस में बातें कर रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। तू रहने दे बहू, मैं जाकर देखती हूँ इतनी रात गए कौन आया है। अरे कांता जी, आप इतनी रात गए, कहीं कुछ काम है क्या? अरे भाई, काम वाम क्या था, वह तो मैं तुम्हारे लिए छोले लेकर आई थी। सुबह बहू ने छोले भटूरे बनाए थे तो काफी छोले बच गए, तो मैंने सोचा तुम्हें भी दे दूं। हाँ। अरे कांति जी, इसकी क्या जरूरत थी, हमारे घर में खाना बन चुका है, आपने आने में थोड़ी देर कर दी। अरे सावित्री जी, वैसे भी तेरे घर में क्या ही बना होगा, वही सूखी रूठी रोटियां बनी होंगी और वही दाल। ये ले, सभी को थोड़ा थोड़ा खिला देना, थोड़ा मन बदल जाएगा। कांता जी जिद की वजह से सावित्री को छोले लेने पड़ते हैं। अरे माँ, यह कांता आंटी क्या करने आई थी यहाँ? कुछ नहीं बेटा, बस हमारा मजाक उड़ाने आई थी। उसे मालूम है कि हमारे घर में अभी इतने सारे लोग हैं, फिर भी इस छोटी सी कटोरी में छोला लेकर आई है। वाह वाह, और ये भी पासी बदतमीज औरत।
जाने दो ना सावित्री, दूसरों के कारण अपना मूड क्यों खराब करना। हाँ नहीं तो, और वैसे भी भले ही हम गरीब हो लेकिन हमने आज तक कभी किसी को बासी खाना नहीं खिलाया और ना खुद खाया, और बचा हुआ खाना भी नहीं खाया है। हाँ पिताजी, बरसात के मौसम में तो ताज़ा ताज़ा खाना ही सही रहता है, वरना बीमारी की चपेट में आने का डर रहता है। चलिए आप सभी, काफी देर हो गई है, अब खाना खा लीजिए। सभी खाना खाने बैठ जाते लेकिन बच्चे खाना देखकर मुंह नाक सिकोड़ने लगते। तभी पिंकी बोलती है, क्या मम्मी, यह तो लौकी की सब्जी है, मुझे लौकी नहीं पसंद। हाँ मम्मी, मुझे भी लौकी नहीं पसंद, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा। और पिंकी, तू भी खा ले, कल मम्मी हमारे लिए आलू के पराठे बनाएगी, आलू के पराठे, है ना मम्मी? हाँ मेरे बच्चों, जरूर बनाऊंगी आलू के पराठे। हाँ, अरे कोई नहीं, कांता काकी के छोले को हाथ तक नहीं छुआ किसी ने। हाँ, ऐसा करती हूँ, मैं ही खा लेती हूँ। रितु चुपके से जाकर कांता के लाए हुए छोले खा लेती, लेकिन छोले बासी होने के कारण उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है और अगले दिनों से पेट दर्द होने लगता है, उल्टियां भी होने लग जाती हैं और वो परेशान रहती है। तभी रितु बोलती है, भाभी, अरे ओ भाभी यार, बहुत तेज दर्द हो रहा है, कुछ करो ना, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हे भगवान, क्या हो गया मेरी बच्ची को? कल रात तक तो बिल्कुल ठीक थी, आज अचानक सुबह क्या हो गया? माँ जी, मुझे लगता है कि रितु को फूड पॉइजनिंग हो गई है। अरे क्या बोला तूने, फूड पॉइजनिंग? अरे भाई, इसका क्या मतलब होता है? समझ ही नहीं आ रहा। हमारे जमाने में तो सर्दी जुकाम बुखार यही सब हुआ करता था। अरे माँ जी, फूड पॉइजनिंग का मतलब कुछ गलत खा लेना, उससे होता है ये ना, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से पेट में दर्द होने लगता है, दस्त होने लगती है। भाभी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, माँ को समझाती रहोगी कि कुछ करो भी प्लीज जल्दी से कुछ करिए ना, बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है दर्द मुझसे। रितु तुम चिंता मत करो, मैं अभी गर्म पानी में नींबू और सोडा मिलाकर लाती हूँ, उसे पीकर तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। वह सब तो ठीक है, लेकिन तू मुझे बोल रही थी गलत खाना, आखिर इसने क्या खा लिया? वो माँ, मैंने कांता काकी के लाए हुए वो छोले खा लिए थे। रितु, क्या तू छोटी बच्ची है तो तुझे अपने कुछ पता नहीं है? तुझे अपनी जीभ में कंट्रोल नहीं है? अरे अब बता रही है तू, पिता और भाई काम पर चले गए, अब तेरे लिए दवाइयाँ कौन लाएगा है? और वो भी तू सोच, दवाइयों के पैसे कहाँ से आएंगे? क्या करूँ इस लड़की का, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ जी आप परेशान मत होइए, मैंने रितु को नींबू सोडा का पानी दे दिया है, थोड़ी देर बाद ना उसका दर्द सही हो जाएगा, उससे राहत मिल जाएगी। नींबू सोडे का पानी पीकर रितु को थोड़ा सा आराम मिलता है। वहीं दोनों बच्चे बाहर खेलने में जिद करने लगते हैं। तभी मोनू, मम्मी, मैं और पिंकी बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, जाओ खेलो, लेकिन ध्यान रखना, बारिश बहुत तेज है, अगर तेज बारिश हो गई तो अंदर आ जाना, ठीक है? दोनों बच्चे बाहर खेल ही रहे थे कि तभी कांता जी के घर के बच्चे भी बाहर निकल आते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया, आ गया है, आ गया भाई, आपकी गली में गर्मा गर्म छोले भटूरे वाला आ गया। अरे भाई, एक बार खाओगे तो बार बार बुलाओगे। हाँ, आपका अपना गोपाल छोले भटूरे वाला। अरे रिंकी देख ना, छोले भटूरे वाला आया है। अरे दीपू, कल ही तो मम्मी ने छोले भटूरे बनाए थे, आज फिर से? हाँ रिंकी, मैं तो ये छोले भटूरे खाने का लिए एकदम पागल हूँ, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगते, एकदम मुलायम और फूले फूले हैं भटूरे, देख मजा आ जाएगी। क्या कहा? छोले भटूरे वो क्या होते हैं? तुम्हें छोले भटूरे नहीं पता? अरे जाकर अपनी मम्मी से पूछो, वह तुम्हें बताएंगी कि छोले भटूरे क्या होते हैं। अरे पिंकी, कल रात आती तुम सबके लिए छोले लेकर गई थी ना, तुमने नहीं खाए क्या? तुम्हारी दादी ने तो सुबह सब बचा हुआ जो छोला था वो ला कर दिया था, और हम सब बासी खाना नहीं खाते हैं। अरे शुक्र मनाओ कि तुम्हें हम लोगों ने वो बासी वाला छोला दे दिया, वरना तुम्हें तो कुछ नहीं मिलता। ऐसी तुम्हारी औकात नहीं कि तुम छोले भटूरे खाओ। चलो रिंकी, हम दोनों चलते हैं, बड़े आए बासी खाना नहीं खाने वाले गरीब कहीं के। भैया तुमने दीपू से गुस्से में क्यों बात की? देखा, वो दोनों अपने घर चले गए। कोई बात नहीं पिंकी, मैं हूं ना, तू मेरे साथ खेल। वैसे भी पिंकी, अब हमें भी घर चलना चाहिए और गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने चाहिए। चलो चलकर खाते हैं। लेकिन भैया, मुझे तो इस ठेले वाले के छोले भटूरे खाने हैं, देखो ना कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पिंकी अंदर चल। अरे बच्चों, खेल लिया तुम दोनों ने, अब आ जाओ जल्दी से, आकर खाना खा लो।
दादी दादी मुझे छोले भटूरे खाने हैं। बाहर गली में ठेले वाला आया है, उसके ठेले में ना बहुत स्वादिष्ट अच्छी अच्छी कुछ कुशियारी, मुझे वही खाना है। अरे बेटा बरसात में बाहर का खाना नहीं खाते, नहीं तो रितु बुआ की तरह तुम्हारा भी पेट खराब हो जाएगा, है ना, दर्द होने लगेगा। माँ माँ दादी बाहर का खाना खाने को मना कर रही हैं। मुझे बाहर का खाना खाना है तो मेरे लिए घर पर ही छोले भटूरे बना दो। फिर दीपू और रिंकी की मम्मी ने भी कल बनाए थे। तुम तो हमारे लिए कुछ नहीं बनाती हो, केवल दाल चावल रोटी सब्जी यही बनाती रहती हो। पिंकी तेरी जुबान आजकल बहुत ज्यादा चलने लगी है। चुप हो जा, चुप हो जा। जो बनाए चुपचाप खा ले, वरना 2 घंटा लगाऊंगी, एक थप्पड़ मारूंगी जोर का, सारा जिद करना निकल जाएगा। मार लो थप्पड़, नहीं मार लो आप मुझे थप्पड़, लेकिन मुझे छोले भटूरे ही खाने हैं, मुझे छोले भटूरे ही खाने हैं। शीला गुस्से में पिंकी को एक चाटा जड़ देती है, जिसके बाद पिंकी और सोनू चुपचाप खाना खाते हैं। वही दूसरी तरफ मोहनलाल के गोदाम में रात हो गई थी। रात हुई, बारिश की वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका था, पानी भर चुका था। तभी मोहनलाल चिल्लाते हुए बोलता है, अरे अभी तुम दोनों बाप बेटे थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो सभी बोरियां शाम होने वाली है भाई, पहले दूसरे गोदाम में पहुंच जानी चाहिए। हाँ मालिक, आप चिंता मत करिए, हम काम जल्दी करेंगे। पिताजी आप केवल बोरियों को सहारा देकर उतारने का काम करिए, बाकी का बाहर ले जाने का काम और थैली में रखने का काम मैं कर लूंगा। बारिश की वजह से जमीन फिसलन भरी हो चुकी है, अगर कोई हादसा हो गया तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। रवि अपने पिता को अभी समझा ही रहा था कि मनोज जी का पैर फिसल जाता है और वह सामान लेकर नीचे गिर जाते हैं। हे भगवान, हे भगवान, हे मेरा पैर। अरे पिताजी, मैंने कहा था कि आप इधर मत आइए। देखा गिर गए ना, लाइए अपना हाथ दीजिए। आय आय हाय हाय, अरे बेटा बहुत दर्द हो रहा है। ओहो, उठा नहीं जा रहा। रे बाप रे, लगता है लगता है पैरों में बहुत ज्यादा चोट आ गई है। लो अब इनका नया नाटक शुरू हो गया भाई। अरे जब पैरों में ताकत नहीं है तो काम करने क्यों आ जाते। सत्यानाश कर दिया मेरे सामानों का है, नहीं तो अब इसकी भरपाई कौन करेगा। अरे मालिक शांत हो जाइए, एक तो पिताजी के पैरों में इतनी तेज से चोट लग गई है और आपको बस अपने सामान की पड़ी है। क्या आपकी नजरों में इंसानों का कोई मोल नहीं। अरे तुम जैसे कीड़े मकोड़े को क्या किस तो पड़ी है भाई, चुप रह। वैसे भी आधी से ज्यादा दुनिया तुम जैसे कीड़े मकोड़ों से भरी पड़ी। अगर 2-4 को कुछ भी हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है भाई। मालिक बहुत बोल लिया आपने, आप हमें कोई मुफ्त में पैसे नहीं दे रहे, हम काम करते हैं उसके बदले में मेहनती मिलती है हमें, वो अभी आधे दाम पर। कल से हम दोनों आपकी दुकान पर कोई काम नहीं करेंगे, नहीं आएंगे हम आपकी दुकान पर काम करने। अरे जहाँ इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता वहाँ अपना खून जला के क्या फायदा। अरे हाँ भाई, जाओ जल्दी जाओ, निकल जाओ। देखता हूँ तुम दोनों को कौन काम देगा। आखिर में रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए हाथ फैलाते हुए मेरे पास ही आना है तुम दोनों को। रवि अपने पिताजी को ठेले पर लेटा देता है और वापस घर आ जाता है। सावित्री उनका हाल देखकर बोलती है, अरे बेटा इन्हें क्या हुआ। कुछ नहीं माँ, कीचड़ में इनका पैर फिसल गया था, थोड़ी सी चोट आ गई है, तुम इनका ध्यान रखो, मैं और शीला पास के क्लिनिक में जाकर आते हैं। शीला, मैंने माँ से कहने को तो कह दिया कि पास के क्लिनिक में जाते हैं, लेकिन पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। क्यों, क्या हुआ, आज आप दोनों की दिहाड़ी नहीं मिल पाई। रवि शीला को गोदाम के पास हुई सारी बात बताता है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरी एक दोस्त नर्स है, वो पास की क्लिनिक में काम करती है, हम वहाँ चलते, हो सकता है वो कुछ मदद कर दे। शीला अपनी दोस्त मीनल से मदद मांगती है। मनोज जी के पैरों को देखने के बाद मीनल कुछ दवाइयाँ लिखती है। शीला, आंचल के पैरों में फ्रैक्चर तो नहीं है, लेकिन मोच जरूर आई है और गर्म पट्टियां बांध देती हूँ और कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ जिससे इन्हें आराम मिल जाएगा। बस ध्यान रखना कि अपने पैरों में ज्यादा जोर ना दे। ठीक है मीनल, चल मैं तुझे तेरे क्लिनिक तक छोड़ देती हूँ, तुझसे कुछ बातें भी कर लूंगी। चल आजा, दवाइयाँ भी वहीं से ले लूंगी, चल आजा जल्दी से आजा। अरे शीला, तेरे ससुराल का इतना बुरा हाल कैसे।
वह सब छोड़ मीनल, बीती बातों को दोहराने से कोई कुछ नहीं होने वाला सिवाय दर्द के। हाँ, क्या बताऊं। अगर तुझे सच में मेरी इतनी चिंता है तो यह बता कि तू मेरी मदद करना चाहती है। तू मेरे लिए कोई काम ढूंढ देना मीनल। देख शीला, मेरे पास तेरे लायक कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ, तेरे पति के लायक ज़रूर काम होगा। मैं जिसके क्लिनिक में काम करती हूँ ना, वहाँ पर एक नया हॉस्पिटल बनाया है, तो वहाँ के लिए ईमानदार सिक्योरिटी गार्ड की तलाश है। डेली के ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 500 रुपये मिल जाएंगे। तो कहे तो रवि जी के लिए मैं बात करूँ। मीनल, मीनल तुझे नहीं मालूम तूने मेरे लिए क्या किया है। तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। चल अच्छा ठीक है, ज़्यादा सेंटी मत हो। मैं तेरे सामने ही डॉक्टर सर से बात करके देखती हूँ, रवि जी के बारे में नौकरी पक्की करवाती हूँ। उसके बाद हम दोनों दोस्त मिलकर छोले भटूरे खाएंगे। वैसे भी बरसात के मौसम में छोले भटूरे खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। मीनल अपने क्लिनिक में बात करके रवि की नौकरी पक्की करवा देती है। अरे वाह शीला, सर ने रवि जी को कल ही आने के लिए बोल दिया है। अब तो तेरी सारी टेंशन खत्म है। अब चल सामने ठेले से चलकर छोले भटूरे खाते हैं। नहीं मीनल, तू खा ले, मेरा मन नहीं है। शीला क्या बात है, तुझे छोले भटूरे तो बहुत पसंद है, आखिर क्या बात हो गई जो तू मना कर रही है। अब तुझसे क्या छुपाना, वो बात कुछ ऐसी कि घर में काफ़ी दिनों से बच्चों को छोले भटूरे खाने हैं। वो बहुत जिद करे, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से मैं बना ही नहीं पा रही हूँ। ऐसे में कैसे भी करके मुझे, हाँ, ये क्या ही कर सकती हूँ। मैं नहीं खा सकती छोले भटूरे जब तक मेरे बच्चे नहीं खाएंगे। तो यह बात है। अच्छा सुन, पहले हम दोनों दुकान से मैदा, चने और तलने के लिए तेल खरीदेंगे, ताकि तू आज रात अपने बच्चों के लिए छोले भटूरे बना सके। उसके बाद तू मना नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन मीनल तू इतना सब कुछ, अरे बुद्धू, तेरे बच्चों का मुझसे भी कोई रिश्ता है ना। शीला की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह सामान लेकर घर आती है, सभी को और रवि की नई नौकरी के बारे में बताती है और चने फूलने के लिए पानी में डाल देती है। तभी शीला बोलती है, पिंकी, मोनू, आज मैं तुम सबके लिए छोले भटूरे बनाऊंगी। अरे वाह, अरे वाह, फिर तो नई नौकरी मिलने की खुशी दुगनी हो गई है, दुगनी। वाह भाभी, इतनी तेज भूख लगी है, गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने में तो मजा ही आ जाएगा। हाँ बहू, रवि को और रितु बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, नई नौकरी मिलने की खुशी में और बरसात में छोले भटूरे का तो मजा ही कुछ और है। आज शीला के ससुराल में सभी बहुत खुश थे। रात होती है, पूरा परिवार एक साथ बैठकर छोले भटूरे खाता है। अरे वाह, बहुत 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 अच्छे बनाए हैं। वाह, तुम्हारे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा माँ है। उनका ही वास है। कितने स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाए हैं, मजा ही आ गई। हाँ बहू, तेरे पिताजी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इतने गरम और फूले फूले भटूरे मैंने कभी नहीं खाए। अरे मम्मी, आप तो बेस्ट हो, बेस्ट। कल मैं दीपू और रिंकी को बताऊंगी कि मेरी मम्मी ने भी छोले भटूरे बनाए हैं। हाँ भाभी, ये छोले भटूरे खाकर तो मेरा दिमाग में बस एक ही बात आई है। बोलो तो क्या बात है। भाभी, मैं यही सोच रही थी कि भैया तो कल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर जाएंगे, ऐसे में हमारा ठेला तो खाली ही रहेगा, तो क्यों ना हम उस ठेले पर छोले भटूरे बनाकर बेचें। ऐसे में कुछ इनकम भी हो जाएगी और इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है रितु। घर पर रहकर सबकी देखभाल करते हुए यह काम मैं कर पाऊंगी। तो पक्का कहा, कल भैया के काम पर जाने के बाद हम अपना ठेला लगाएंगे। लेकिन शीला, सोच लो, तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। अरे बहू की मदद करने के लिए हम सब भी तो हैं। हम सब मिलकर हाथ बटाकर सब काम कर लेंगे। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है हमारे दिन अब सुधरने वाले हैं। अब बहू भगवान का नाम लेकर कल से छोले भटूरे बेचेगी, बिजनेस शुरू करेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छा हो रहा है। अगले दिन पूरे मोहल्ले में शीला के बनाए हुए छोले भटूरे की खुशबू फैल जाती है। अगल बगल से लोग बारिश में गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने के लिए शीला के पास आने लगते। तभी कांता बोलती है, अरे तावजी, तूने बताया नहीं, तेरी बहू इतना स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती। वाह भाई, मजा आ गया खाकर। ऐसा करो शीला, मुझे भी 2 प्लेट छोले भटूरे पैक कर दो। जी आंटी, मैं छोले भटूरे पैक कर देती हूँ।
कुछ समय बाद ऐसे ही बीतने लगता है और धीरे धीरे शीला का बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो मून रोड पर दुकान लगाने लगती है और अच्छा खासा ढाबा खोल लेती है और खूब पैसा कमाती है। इस तरह से अपने ससुराल को बारिश में छोला भटूरा खिलाने के सपने से शुरू हुआ शीला का यह सफ़र अपने खुद के छोले भटूरे के ढाबे में जाकर खत्म होता है। ऐसी और मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी किस टॉपिक पर देख रही है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। हर बात पर तमाशा खड़ा करने वाला ससुराल। आरती, ये चाय तुमने बनाई है ना? इतनी फीकी क्यों है? कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। घर में काम करते वक्त ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? माँ जी, मैंने ठीक से ही तो बनाई थी। अगर चीनी कम है तो अभी डाल देती हूँ। इतनी सी बात पर आप नाराज मत होइए। चाय की एक चुस्की ने फिर से माहौल गर्म कर दिया और ये कोई पहली बार नहीं था और शायद आखिरी भी नहीं। इस घर में एक छोटी सी गलती को भी बड़ी बना दी जाती थी। आरती की बातें सुनकर सीमा कहती है, माँ जी ठीक कह रही हैं आरती, काम में थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसे ही रसोई बनाने की तुम्हारी आदत रही तो किसी दिन मेहमान आएंगे तो क्या कहेंगे? दीदी, रोज रोज सुनकर अच्छा नहीं लगता। मैं सीख रही हूँ, पर हर बात सबके सामने मत कहिए। थोड़ा प्यार से भी समझाया जा सकता है। सीमा को लगा जैसे उसकी बात काट दी गई हो। उसे याद आया जब वो नई नई आई थी तब उसने कुछ नहीं कहा था, पर समय बदल गया था और बहुएं भी। अरे सुबह सुबह फिर क्या शुरू हो गया? चाय में चीनी कम है तो डाल दो ना। इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो सब मजाक ही लगता है। घर की इज्जत ऐसे नहीं बनती। छोटी छोटी लापरवाही से आदत बिगड़ती है। विमला देवी को लगता था कि सख्ती से ही केवल घर को संभाला जा सकता है। उन्हें डर था कि ढील देने से सब हाथ से निकल जाएगा, पर सख्ती कब ताने में बदल जाती है ये उन्हें भी पता नहीं चलता था। भाभी, आप हर बात दिल पर क्यों ले लेती हो? माँ तो बस सिखा रही है। इतना सोचने की क्या बात है? दिल पर ना लूं तो और क्या करूं? हर बार सबके सामने बोलना अच्छा लगता है क्या? कभी अकेले में भी समझाया जा सकता है। आरती की आवाज धीमी थी, पर उसके शब्द साफ थे। उसे गलती से ज्यादा अपमान चुभता था। हर बार उसे लगता था जैसे उसे कटघरे में खड़ा कर दिया गया हो और वो कोई बहुत बड़ी गुनहगार हो। अरे बस करो अब, रोज यही सब क्यों होता है? सुबह का समय है, शांति से रहो ना। इतनी सी बात को इतना मत बढ़ाओ। तुम्हें तो अपनी बीवी ही सही लगेगी। माँ तो गलत हो गई अब। क्या मैंने तुम्हें यही दिन देखने के लिए पाला था? विवेक की हालत हमेशा एक जैसी रहती थी। वो माँ को दुखी नहीं देख सकता था और पत्नी को रोते भी नहीं, पर उसकी चुप्पी अक्सर आग में घी का काम करती थी। वो ना बोलकर भी दोषी हो जाता था। अरे भाई, बात खत्म करो, चीनी डाल दो और चाय पी लो। इतना शोर अच्छा नहीं लगता। आप तो हमेशा टाल देते हो। घर चलाना आसान नहीं होता। मैं गलत नहीं हूँ। हरिराम जी सालों से यही देखते आ रहे थे। उन्हें पता था बात छोटी है पर आदत बड़ी है। घर में शांति उनकी ख्वाहिश थी, पर यह कभी हकीकत भी हो पाएगी इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। आरती, थोड़ा झुक जाया करो। घर में बड़े हैं, उनकी बात मान लो। इससे माहौल ठीक रहता है। कितना झुकूं दीदी? हर बार मैं ही क्यों चुप रहूं? कभी किसी ने सोचा मैं क्या महसूस करती हूँ? आरती का यह सवाल सीधा था और भारी भी। सीमा ने नजरें झुका ली। शायद उसने भी कभी यही सवाल मन में दबा दिया था। फिर मोहित ने कहा, भाभी, आप जवाब दोगी तो बात बढ़ेगी। माँ का स्वभाव ऐसा ही है, थोड़ा समझ कर चलो ना। स्वभाव के नाम पर सब सहते रहें, कभी तो कोई बोलेगा ना। हर बात पर तमाशा क्यों बनता है? कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। आरती ने वो कह दिया था जो सब सोचते थे। इस घर में आवाज उठाना ही सबसे बड़ा जुर्म था। फिर काजल ने कहा, आप बात को ज्यादा बढ़ा रही हो भाभी। माँ ने बस 2 शब्द ही तो कहे, इतना बुरा मानने की क्या जरूरत? रोज रोज 2 शब्द सुनो तो भारी लगते हैं। मैं भी इंसान हूँ, पत्थर नहीं।
टूट जाती हूँ रोज रोज की बेमतलब की बातों से। आरती की आंखें हल्की सी भर आई, पर उसने आंसू गिरने नहीं दिए। उसे पता था रोने पर भी यही कहा जाएगा, ड्रामा कर रही है। फिर विवेक आरती की साइड लेते हुए विमला से कहता है, मां, सच में हर बात पर इतना मत बोलो। अरे हम सबको थोड़ा आराम रहना चाहिए, और वैसे भी घर डर से थोड़ी चलता है। तो मैं डराती हूँ? अब तुम भी यही कहोगे? सब मिलकर मुझे ही गलत बना दो। विमला देवी को लगा जैसे जमीन खिसक रही हो। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि बच्चे अब छोटे नहीं रहे, पर उन्हें ये बात मान लेना आसान नहीं था। फिर हरिराम विमला को समझाते हुए कहते हैं, अरे विमला, सुन भी लिया करो, बच्चे दुश्मन नहीं है तुम्हारे। घर में हंसी रहे तो अच्छा लगता है। मैं तो बस सुधार चाहती हूँ। क्या अगर मैं ना बोलूं तो घर सुधर जाएगा? अरे मेरी नीयत खराब नहीं है, मैं सबके भले के लिए ही बोलती हूँ। नीयत सच में खराब नहीं थी, पर तरीका ऐसा था कि हर दिन झगड़े में बदल जाता था। सुधार की कोशिश अक्सर अपमान बन जाती थी। आरती थोड़ी नरमी से बोली, माँ जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, बस थोड़ा प्यार से बोल दीजिए, तमाशा मत बनाया कीजिए। मुझे लगा तुम लापरवाह हो, शायद मैं ही ज्यादा बोल जाती हूँ, सोचूंगी इस बारे में। सुबह का झगड़ा वहीं थम गया, पर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। घर में पहली बार खुलकर बात हुई थी। अब देखना था क्या आदत बदलेगी या फिर अगली सुबह फिर वही तमाशा होगा। घर का डाइनिंग एरिया, रात का वक्त। रात के करीब 9 बजे थे। पूरा दिन जैसे खींचातानी में ही निकल गया था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, पर खाने से ज्यादा चुप्पी परोसी जा रही थी। आरती, रोटी जरा जल्दी देना, सब इंतजार कर रहे हैं, आज फिर देर हो गई। दीदी, सबको रोटी एक साथ ही चाहिए, कैसे करूं? हाथ तो 2 ही हैं मेरे, थोड़ा सब्र कर लीजिए, ला रही हूं। सीमा को फिर वही पुरानी बात याद आ गई। उसने सोचा आरती धीरे काम करती है, और आरती को लगा जैसे सुबह की बात फिर शुरू होने वाली है। रात की थाली में भी शांति नहीं थी। फिर विमला तंज कसते हुए कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, काम में कोई फुर्ती नहीं है, घर ऐसे नहीं चलता। मैं कितनी बार बोलूं? मां, बस खाना खा लेते हैं शांति से। अरे पूरा दिन तो बस इसी उधेड़ बुन में निकल गया, अब फिर से शुरू मत करो, सब थक गए हैं वैसे भी। विवेक कोशिश कर रहा था कि बात आगे ना बढ़े। उसे डर था कि छोटी सी चिंगारी फिर आग बन जाएगी। घर में शांति बचाना अब उसका रोज का काम बन गया था। मोहित आरती की साइड लेते हुए कहने लगता है, भाभी सुबह से ही काम करने में लगी है, थोड़ा टाइम लग गया तो क्या हुआ, खाना तो अच्छा बना है। तुम्हें तो सब अच्छा लगेगा ही, समय की कीमत तुम्हें कुछ समझ आती भी है या नहीं? विमला देवी की आवाज में वही सख्ती थी। उन्हें लगता था ढील देने से सब हाथ से निकल जाएगा, पर सख्ती से रिश्ते हाथ से फिसल रहे थे। काजल भी आरती को हिदायत देते हुए कहने लगी, भाभी, दाल थोड़ी पतली है, सुबह वाली दाल फिर ना हो जाए, माँ को अच्छा नहीं लगेगा। सब शांति से खाओ। आपको तो सब अच्छा ही लगता है, मैं ही गलत दिखती हूँ। किसी को मेरी बात आखिर समझ क्यों नहीं आती? क्या मैं इतना गलत कह देती हूँ? विमला देवी के शब्दों में शिकायत थी। उन्हें सच में लगता था कि घर की जिम्मेदारी अकेले उनके कंधे पर है, पर शायद वो ये नहीं देख पा रही थी कि अब घर में और भी कंधे हैं। माँ जी, हम आपके खिलाफ नहीं हैं, बस रोज की बहस से थक जाते हैं, थोड़ा माहौल हल्का रहे तो अच्छा लगता है। मैं भी यही चाहती हूँ, हर दिन डर डर के जीना नहीं चाहती, घर में अपनापन होना ही चाहिए। टेबल पर रखी थालियां जैसे सब सुन रही थी। आज बात फिर खुल रही थी, लेकिन इस बार आवाजें थोड़ी नरम थी। शायद सबको एहसास हो रहा था कि रोज का तमाशा सबको थका रहा है। विवेक भी विमला से बड़ी नरमी के साथ कहता है, मां, हमें आपसे डर नहीं प्यार चाहिए। अगर गलती हो तो समझा दो, सबके सामने कुछ मत कहो।
मैंने कभी सोचा नहीं कि तुम लोग डरते हो। मुझे लगा मैं सही कह रही हूँ। शायद मेरा तरीका ही गलत हो। ये पहली बार था जब विमला देवी ने अपनी बात में नरमी दिखाई। घर में हल्की सी उम्मीद की हवा चली। आरती ने भी पहली बार राहत महसूस की। फिर मोहित ने विमला से कहा, मां हम सब साथ हैं, कोई आपका अपमान नहीं कर रहा, बस थोड़ा बदलाव चाहिए। हाँ माँ, छोटी बात को बड़ा मत बनाया करो। घर हंसता हुआ ही अच्छा लगता है। रोज रोज घर में कलह बहुत अच्छी बात नहीं है। बच्चों की बातों में शिकायत नहीं, विनती थी। विमला देवी ने सबके चेहरे देखे। उन्हें लगा शायद सच में कुछ बदलना चाहिए। फिर धीरे स्वर में बोली, ठीक है, कोशिश करूंगी। हर बात पर नहीं बोलूंगी, पर तुम लोग भी ढंग से काम करना। मैं पूरी कोशिश करूंगी माँ जी। बस इतना चाहती हूँ कि बात प्यार से हो। घर घर जैसा लगे तो अच्छा है। उस रात का खाना पहली बार बिना किसी लड़ाई झगड़े के खत्म हुआ। अगली शाम घर में अजीब सी खामोशी थी। कल की बातों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। आज तय होना था कि ये घर बदलेगा या फिर वही पुराना तमाशा लौटेगा। सबको थोड़ी देर बैठना है, मुझे कुछ कहना है। आज कोई बीच में नहीं बोलेगा। हाँ मां, बोलिए, हम सब सुन रहे हैं, आप आराम से कहिए। विमला देवी के हाथ में चाय का कप था, पर आवाज में हल्की घबराहट थी। पहली बार वो शिकायत नहीं, सफाई देने जा रही थी। घर की हवा भारी थी। मुझे लगता था सख्ती से घर संभलता है। मैंने यही सीखा था अपनी सास से, पर शायद अब समय बदल गया है। समय बदलता है तो तरीके भी बदलते हैं, और घर कभी भी डर से नहीं, समझ से चलता है। हम सबको ये बात सीखना चाहिए। हरिराम जी की आवाज में ठहराव था। वो हमेशा चुप रहते थे, पर आज उनकी बात सीधी दिल में उतर रही थी। विमला देवी ने पहली बार उनकी तरफ देखा, बिना तकरार के। तभी सीमा भी बोल पड़ी, माँ जी, पापा ठीक कह रहे हैं। समय के साथ साथ बदलाव बहुत जरूरी है। हर समय एक जैसा नहीं होता। मुझसे गलती हो सकती है, पर हर बार सबके सामने आपका मुझे डांटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दोनों बहुओं की आवाज में शिकायत कम, दर्द ज्यादा था। ये वही दर्द था जो सालों से जमा हो रहा था। आज वो शब्द बनकर बाहर आ गया था। मोहित भी अपनी राय रखते हुए कहता है, मां, घर में बात छोटी होती है, पर जब आप ऊंची आवाज में बोलती है तो बात बड़ी हो जाती है, और इसीलिए सब डर जाते हैं। मैं भी कई बार बिना सोचे बोल देती हूँ। शायद मुझे भी अपनी आदत सुधारनी चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। काजल ने सिर झुका लिया। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी छोटी छोटी बातों ने आग को हवा दी थी। घर का हर सदस्य कहीं ना कहीं जिम्मेदार था। फिर विवेक कहता है, मां, मैं भी चुप रहता था, सोचता था कि आप संभाल लेंगे, पर मेरी चुप्पी ने भी बात को और बढ़ा दिया। बेटा, चुप रहना भी गलती होती है। घर सबका होता है जो भी घर में रहता है, और इसीलिए जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। विवेक ने पहली बार खुलकर अपनी बात कही। हरिराम जी ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी। शायद आज बेटे ने सच में घर का बोझ उठाया था। फिर विमला थोड़ी नरमी के साथ कहती है, मुझे डर था कि अगर मैं ढील दूंगी तो घर बिगड़ जाएगा, पर शायद सख्ती से ही सब दूर हो रहे थे। मैं कोशिश करूंगी बदलने की। हम भी बदलेंगे माँ जी, और सभी लोग काम बांट लेंगे, सब मिलकर करेंगे। ये पहली बार था जब मैं की जगह हम बोला गया। घर की दीवारों ने भी जैसे राहत की सांस ली। छोटी सी बात पर असर बड़ा था। फिर सीमा आगे आकर बोलती है, चलो एक नियम बनाते हैं। कोई भी बात हो सबके सामने नहीं कहेंगे, अकेले में समझाएंगे। और छोटी बात को बड़ा नहीं बनाएंगे। न थाली बजेगी न तमाशा होगा, बस बात होगी। सबके चेहरों पर हल्की मुस्कान आ गई। थाली का जिक्र होते ही सबको पिछले झगड़े याद आ गए। अब वो आवाज बंद करने का फैसला हो चुका था। काजल भी अपनी सहमति जताती है और कहती है,
मैं भी कोशिश करूंगी कम बोलने की। पहले सोचूंगी फिर बोलूंगी। घर में शांति अच्छी लगती है। और मैं भी चुप नहीं रहूंगा। जहां कहीं भी गलत होगा मैं वहीं रोक दूंगा। ये वही घर था जहां हर बात पर तमाशा खड़ा होता था। आज वही घर खुद को समझा रहा था। बदलाव आसान नहीं था, पर शुरुआत हो चुकी थी। आज से एक नई शुरुआत। हर बात पर शोर नहीं होगा। घर को घर रहने देंगे। बस यही चाहिए था। अब सभी लोग खाना साथ में हंसकर खाएंगे, किसी से डर कर नहीं। उस रात पहली बार टीवी की आवाज झगड़े से ऊंची थी। हंसी की हल्की गूंज पूरे घर में फैल गई। तमाशे वाला ससुराल धीरे धीरे परिवार बन रहा था। हर बात पर डांट और डर कम होगा और अपनापन बढ़ेगा। चलो अब इसी बात पर सब लोग एक साथ चाय पियेंगे। हर घर में झगड़े होते हैं, बातों का शोर भी होता है, पर जब लोग मान लें कि गलती सिर्फ एक की नहीं सबकी है, तभी घर बचता है। तमाशा बंद हो जाए तो रिश्तों की असली आवाज सुनाई देने लगती है। एक छोटे से शहर में राहुल नाम का एक युवक रहता था। राहुल समझदार था, लेकिन उसके मन में जल्दी अमीर बनने की चाहत बहुत ज्यादा थी। एक दिन राहुल अपने दोस्त अमन और विक्की के साथ चाय की दुकान पर बैठा था। यार राहुल, मेहनत करके पैसे कमाने में बहुत समय लग जाता है। सही कह रहा है। अगर जल्दी अमीर बनना है तो बड़ा कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा। लेकिन क्या तरीका हो सकता है? उसी समय तीनों की नजर शहर की एक बड़ी ज्वेलरी शॉप पर पड़ती है। देखो, इस दुकान में रोज लाखों के गहने आते हैं। अगर एक बार हाथ साफ कर दे तो जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन ये चोरी होगी। डर मत राहुल, बस एक बार कर लेते हैं। लालच धीरे धीरे राहुल के डर पर भारी पड़ने लगता है। तीनों ने कई दिनों तक दुकान पर नजर रखी। रात को 10 बजे दुकान बंद हो जाती है और पीछे वाली गली में कोई नहीं आता। मतलब यही सही मौका है। एक रात तीनों ने अपना पूरा प्लान करने का फैसला किया। जल्दी करो, कोई आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। ताला टूट गया है, अंदर चलो। कुछ ही मिनटों में तीनों ने लाखों के गहने बैग में भर लिए। अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। सुबह जब दुकानदार के मालिक को चोरी का पता चला तो उसने तुरंत पुलिस को खबर दी। सर, मेरी दुकान में लाखों के गहने चोरी हो गए हैं। घबराइए मत, हम चोरों को जल्द ही पकड़ लेंगे। पुलिस ने दुकान के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी। इन तीनों को पहचानो, जल्द ही ये सलाखों के पीछे होंगे। 2 दिन बाद पुलिस ने राहुल, अमन और विक्की को पकड़ लिया। बहुत चालाक बन रहे थे ना। अब जेल में सोचो अपनी गलती। हमने बहुत बड़ी गलती हो गई है सर, हमें माफ कर दो। जेल की सलाखों के पीछे बैठकर राहुल अपने माता पिता को याद कर रहा था। काश मैंने मेहनत का रास्ता चुना होता। लालच ने तीनों दोस्तों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो दोस्तों, हमें इससे ये सीख मिलती है कि गलत रास्ते से कमाया गया पैसा कभी सुख नहीं देता। मेहनत और ईमानदारी ही जिंदगी का सही रास्ता है। अरे नैना, इस कटोरे में क्या लेकर आई हो? आज कुछ घर में नया बना है क्या? नहीं, कुछ नहीं, बस ये थोड़ा सा अचार था। अच्छा, वैसे भी खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। रुको मैं जरा चक्कर देखता हूँ। हाँ क्यों नहीं, खाकर देखो ना। रोटी और दाल के साथ मिलाकर खाना और ज्यादा टेस्टी लगेगा। हाँ, सच में काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। वैसे कहाँ से खरीद कर लाई हो इसे? अरे आप तो कुछ भी बोलते रहते हो। हर चीज खरीदने की थोड़ी होती है। इसे तो मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया था। ओह अच्छा, सच में काफी ज्यादा टेस्टी है। क्या बात है, तुम इतना टेस्टी अचार भी बनाती हो? मुझे तो आज ही पता चला।
शुक्रिया जी, जो आपने मेरा अचार पसंद कर लिया। अच्छा सुनो नैना, मैं कह रहा था कि कल मेरा दोस्त नीलेश आने वाला है, तो उसके लिए खाने पीने का इंतजाम पहले से कर लेना। ठीक है जी। अगले दिन शैलेश रास्ते से ही नीलेश को लेकर घर आता है। चल यार कुछ खा पी लेते, फिर आराम से बातें कर लेंगे। हाँ क्यों नहीं। अरे नैना, टेबल पर खाना ले आओ। ठीक है जी, अभी लाई। और बता यार, भाभी ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। और तू बता, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है यार, बस खाने पीने के प्रोडक्ट्स की शुरुआत की, देखते क्या रिस्पॉन्स आता है। ये लीजिए, और हाँ, मैं आपका पसंदीदा अचार भी लेकर आई हूँ। भैया आप भी लेंगे क्या? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। अगर ये अचार शैलेश का पसंदीदा है तो एक बार मैं भी इसे चखकर जरूर देखूंगा। हाँ क्यों नहीं, लीजिए ना, मैं आपकी प्लेट में परोस देती हूँ। अरे वाह भाभी, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी अचार है। क्या बात है, आपके हाथों में तो जादू है। शुक्रिया भैया। इस तरह से नीलेश को अब अचार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वो शैलेश के घर अक्सर आया जाया करता था। एक बार जब नैना के पास अचार नहीं होता तो नीलेश उसे अचार का सारा सामान ला कर दे देता और अचार बनाने को बोलता। कुछ दिन बाद जब वो वापस अचार के लिए आता है तब भाभी आपका अचार भी ले आना, अब बड़े दिन हो गए मैंने आपके अचार को नहीं चखा। आज तो मैं आपका अचार चखकर ही जाऊंगा। जी, वो लेकर ही आ रही थी। वैसे आज मैंने अचार से ज्यादा टेस्टी कुछ बनाया है। आज मटर पनीर की सब्जी और पूरी बनी है, तो अचार को छोड़िए ना, इसे खाइए। नहीं भाभी, ये सब तो मैं रोज घर में खाता हूँ, पर जो आपका अचार है उसकी बात ही अलग है। मुझे आपका अचार ही खाना है, वो बड़ा ही अच्छा लगता है। अरे यार, नीलेश जी ने मुझे तो फंसा ही दिया। अब क्या करूं? अब मेरा वाला अचार देना ही पड़ेगा। अरे क्या हुआ भाभी जी, जल्दी करो ना, मुझे आपके अचार की तलब हो रही है। इस तरह से नैना ने नीलेश को अपना अचार लाकर दे दिया, लेकिन ये वाला अचार एकदम घटिया था, जिसकी वजह से नीलेश ने उसकी बुराई कर डाली। अपनी बुराई सुनकर नैना शर्मिंदा हो गई और उसने सच बता दिया। सॉरी जी, मैंने आप दोनों से झूठ बोला था कि वो पहले वाले अचार मैंने बनाए थे। दरअसल इस बार का अचार मैंने बनाया था, इसलिए आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। सच कहूँ तो मुझे अचार बनाने ही नहीं आता। नैना की बात सुनकर शैलेश और नीलेश को बुरा लगा। अगर पहले के अचार नैना ने नहीं बनाए थे तो किसने बनाए थे? क्या नीलेश ने अचार बनाने वाले के बारे में जानने की कोशिश की? किस तरह उन अचार बनाने वाले का जीवन नीलेश के बिजनेस का हिस्सा बन गया? आखिर कैसे एक गरीब का परिवार आम की गुठली, छिलके और शहद और आम के पन्ने से भरपूर अचार के बिजनेस से खुद का पक्का घर बना लेता है? आज की कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस कहानी को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए फ्लैशबैक में चलते हैं। अरे सुमित्रा, मैं जरा इसी गांव में पच्छम के घर जा रहा हूँ, थोड़ी देर से आ जाऊंगा, जब तक तू अपना घर का काम कर ले। अच्छा, कोई काम था क्या? हाँ, वो खेत में बीज का पता करने जा रहा था। पिछली बार उनकी फसल बहुत अच्छी हुई थी, तो हम भी इस बार उन्हीं के बीज बोएंगे। जरा बीज के बारे में ही पता करने जा रहा था मैं। ठीक है जी, आप जाओ और हाँ जल्दी आ जाना, कहीं पूरा दिन वहीं पर मत बिता देना। हाँ ठीक है, वो जरा मेरा गमछा तो लेकर देना। आज तो नमक भी खत्म हो गया है, हल्दी और मसाला भी थोड़ा सा ही बचा है। लगता है बाजार जाना पड़ेगा। धीरज, नीरज और लोकेश तो खेत से आकर थक जाते हैं, वो कहाँ जाएंगे बाजार, मैं ही चली जाती हूँ। अरे चाची आप? हाँ बेटा, थोड़ा सामान खरीदना है तो उसी के लिए आई थी। हाँ क्यों रहे, वैसे भी चाची आज तो हर चीज में बढ़ोतरी हो गई है। पता नहीं महंगाई भी एकदम से क्यों बढ़ जाती है, हैं? लेकिन आप चिंता मत करो, आपको तो बस नमक, हल्दी और कुछ मसाले ही लेने, तो ये सब में तो सिर्फ 2 रुपए का ही बढ़ोतरी आया है। ठीक है बेटा, तो मुझे एक पैकेट नमक, हल्दी, 100 ग्राम जीरा दे दो। ये लो चाची, आपका सारा सामान पैक हो गया है। ठीक है बेटा, ये ले तेरे पैसे। अब सुमित्रा अपना सामान लेकर घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन रास्ते में धूप के कारण उसे चक्कर आने जैसा लगता है। हे भगवान, ये धूप तो किसी की भी तबीयत खराब कर देगी। ऊपर से चारों तरफ गर्म हवा चल रही है। बस कुछ दूर और चलना है, फिर थोड़ा आराम कर लूंगी। पता नहीं आज चक्कर क्यों आ रहे हैं मुझे। कुछ दूर चलने के बाद अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा,
ऐसा लग रहा अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो नीचे गिर जाऊंगी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं आगे नहीं जा सकती। मैं यहीं पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। क्या बात है, आज माँ अभी तक खाना नहीं लेकर आई? उन्हें आने में इतनी देर क्यों लग रही है? हो सकता है वो दूसरे कामों में व्यस्त हो गई हूँ और लाना भूल गई हूँ। मैं एक काम करता हूँ, खुद ही जाकर घर से खाना लेकर आ जाता हूँ। अरे भैया, क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हो? नीरज, मैं घर जा रहा हूँ। लगता है माँ अपने काम में फंस गई होंगी, तो उन्होंने शायद खाना लाने में थोड़ी देर हो जाएगी। तो एक काम करता हूँ, मैं खुद ही जाकर लेकर आता हूँ। जब तक तुम दोनों आराम से काम कर लो, मैं तुम्हारा और मेरा खाना भी लेकर थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जब तक लेकर आइए आराम से, हम तब तक खेत के कुछ काम निपटा लेते हैं। अरे माँ, तू यहाँ क्या हुआ तुझे? तू ठीक है ना? अब बेटा, मैं जरा घर के कुछ सामान लेने दुकान गई थी। आते समय थोड़ा चक्कर आने लगे थे, इसलिए यहीं पर बैठ गई। अरे अरे, ये क्या बात हुई? तुझे मुझे बताना चाहिए था। गर्मी इतनी बढ़ गई है और बाहर बहुत तेज धूप है। तेरा इस उम्र में धूप में यूं आना जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर कुछ सामान लाना होता है तो हमें बता देती, कल सुबह हम खरीद लाते। अच्छा चल, वो सब छोड़, चल मैं तुझे पकड़ा कर ले चलता हूँ। चल चल, हाँ हाँ, आराम से चल। माँ को घर छोड़ने के बाद धीरज खाना लेकर खेत पहुँचता है। अगले दिन से सभी भाई माँ को आराम देने के लिए खुद ही खाना बनाने लगे। लेकिन अगले दिन जब सुमित्रा घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी अचानक नीचे गिर गई। कई घंटों तक वो नीचे ही पड़ी रही। अब उसके तीनों बेटे वहाँ पहुँचे तो दौड़कर उसके पास गए। हे भगवान, ये माँ को क्या हो गया? माँ यहाँ पर क्यों गिरी पड़ी है? माँ उठो माँ, क्या हुआ माँ? लगता है माँ को चक्कर आ गया है। रुको भैया, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। माँ कुछ तो बोलो, क्या हुआ है तुझे? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ भैया? क्या नहीं हो सकता? लोकेश, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उठो माँ, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती माँ। उठो, भगवान के लिए अपनी आंखें खोल दो माँ। हे भगवान, ये तूने क्या अटकार डाला? इन बच्चों को रोता देखकर तो मुझसे नहीं रहा जाता। अगर मैंने हिम्मत नहीं की तो ये सभी टूटकर बिखर जाएंगे। मुझे इन्हें संभालना ही होगा। माँ तुझे अचानक क्या हो गया माँ? शांत हो जाओ बेटा, जो होना था उसमें सिर्फ भगवान की ही मर्जी थी। अब होनी को कौन डाल सकता है? तुम सबको हिम्मत करनी होगी। मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम्हें दुखी होने की कोई बात नहीं है। कुछ समय बाद सभी ने खुद को संभाला और माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। समय बीतता गया और सभी को काम धंधे में परेशानी होने लगी। इसी के चलते बिजरपाल ने एक एक करके अपने तीनों बेटों की शादी कर दी। अब घर में 3 बहू आने के बाद जिम्मेदारियां सभी में बट गईं। एक दिन वो तीनों लकड़ियां लेने पास के ही बगीचे में जाती हैं। अरे वाह, यहाँ तो छाँव में कितनी अच्छी हवा चल रही है। कुछ देर इस पेड़ के नीचे बैठ लेते हैं, फिर लकड़ियां काट कर लेकर घर जाएंगे। वैसे दीदी, हमारे घर में सासू माँ के ना होने से कितना सूना लगता है ना। हाँ, सो तो है। अब क्या करें, हमारे नसीब में यही घर लिखा था तो मिल गया। ठीक ही तो है हमारा नसीब। मैंने सुना है घर में सास होने पर हर काम के लिए ताने सुनने पड़ते हैं। नहीं ज्योति, हर किसी की सास एक जैसी नहीं होती। हो सकता है हमारी सास हमें बेटियों की तरह प्यार करती। अरे ये देखो दीदी, ये तो आम गिर रहे हैं। लगता है हवा की वजह से इस आम के पेड़ से आम गिरने लगे हैं। हाँ, जरा इन्हें उठाकर तो ला। चल एक एक करके चक्कर देखते हैं। आम तो अच्छे लग रहे हैं। तू भी खाना, फिर बाकी के आम घर ही ले चलते हैं। अगले दिन गांव में खबर फैली कि एक आदमी गर्मी की लू से मर गया। ये सुनकर देवरानी और जेठानी को अपने पति की चिंता होने लगी। हे भगवान, न जाने उस बेचारी की पत्नी का क्या हाल होगा। दीदी, कहीं हमारी सासू माँ को भी तो लू नहीं लग गई थी ना? हाँ, हो भी सकता है, लेकिन अब से हमें खुद और अपने परिवार का ख्याल रखना होगा। हाँ ज्योति, तू ठीक कहती है। मेरे मन में ना एक ख्याल आया है। जो आम कल हम लेकर आए थे ना, उसका पन्ना बना लेते हैं और खेत पर जाते समय हम उन्हें दे देंगे। सुना है आम का पन्ना लू लगने से बचाव करता है। हाँ दीदी, आपने सही कहा। इससे हमारी पतियों को लू भी नहीं लगेगी। ये खेतों की एक ही प्रकार की सब्जी खा खाकर तो मेरा मन ही उग गया है।
अब क्या करें दीदी, हमें जो मिलता है बनाने को उसे ही बना लेते हैं। कोई बात नहीं ज्योति, अब हमारे घर की हालत वैसी नहीं है कि रोज बाजार से तरह तरह की चीजें मिल सके। हमारे आने से थोड़ा खर्चा भी तो बढ़ गया ना, तो हमें अपने पतियों की हालत को सोचकर घर में जो भी है रूखा सूखा उसी में संतुष्ट रहना होगा। ठीक कहती हो दीदी, वैसे भी पेट ही तो भरना है, इसमें क्या बहस करनी। हम सभी अपने मन को समझा ही लेंगे। अच्छा सुनो, घर में कुछ आम है ना, उनकी चटनी बना लेते हैं, हो सकता है थोड़ा मन बदल जाए। ठीक है दीदी, आप लोग खाना निकालो, मैं अभी चटनी पीस कर लाती हूँ, फिर हम एक साथ मिलकर खाएंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी ही स्वादिष्ट चटनी बनी है। हाँ दीदी, कहा हम एक ही सब्जी से बोर हो गए थे, इस चटनी ने तो हमें अलग ही स्वाद चखा दिया। हाँ सही है, अब तो आम का सीजन भी चल रहा है, तो बाजार में आम सस्ते भी मिल रहे होंगे। हाँ क्यों नहीं, हम कुछ पैसे बचाकर बाजार से आम खरीद लेते हैं, फिर उनका अचार बना लेंगे। कुछ दिन बाद तीनों ने मिलकर अचार तैयार कर लिया और डिब्बे में रख दिया। लेकिन डिब्बे में रखा अचार बेस्वाद सा लग रहा था। किसी को पसंद न आने पर लोगों ने उसे मजबूरी में खाकर खत्म करना ही समझा। एक दिन ज्योति मटके का पानी सभी को देकर खुद पी रही थी। दीदी, ये जो हमारे घर का मटका है ना, किसी फ्रिज से कम नहीं है, बस इसमें बिजली का तार ही नहीं है, यही एक कमी रह गई है इसमें। अरे दीदी, आप भी ना, कहाँ फ्रिज कहाँ ये मटका। फ्रिज में हम खाना और फल रख सकते हैं और ज्यादा ठंडा पानी कर सकते हैं। इस मटके में आप उसके जैसी कौन सी बात दिख गई। सही बात है, वैसे भी अगर मटका ही फ्रिज बन जाता तो फ्रिज बनाने वाली कंपनियां क्या आम अचार डालने के लिए खुली रखती। हाँ दीदी, आपने ठीक कहा, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। हाँ भी ना दीदी, अजीबो गरीब मजाक करती रहती हो। हमारा मटका वैसे चमत्कारी है, खुद बाहर की हवा सोखकर अंदर के पानी को अपने ही ठंडा कर देता है। हवा अंदर जाने की बात से मुझे कुछ याद आया, कहीं हमारे डिब्बे वाले अचार में हवा न जाने की वजह से तो अचार नहीं खराब हो गया ना। हाँ हो भी सकता है, किसी चीज को एकदम से बंद कर दो तो उसमें बदबू तो आने ही लगती है। हाँ ये तो है, अगर हम अपना अचार मटके में बनाकर रखें और ऊपर से सूती कपड़ा से बांधें तो कैसा रहेगा। फिर तो मटके के ऊपर और चारों तरफ से उसमें हवा जाएगी, इससे अचार बदबू भी नहीं करेगा और अच्छा भी लगेगा। इस तरह से तीनों ने मिलकर इस बार ज्यादा अचार बनाया और तीनों मटकों में भरकर रख दिया। एक दिन उनकी पड़ोसन नैना मटके देखकर उनके घर के बाहर आती है। अरे मोनिका, ये तुम लोगों ने मटकों में क्या रख दिया। हाँ दीदी, ये हमने अचार बनाया था, जो उसी को थोड़ा धूप दिखा रहे हैं। अच्छा, वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जरा एक चखाओ तो मुझे। हाँ दीदी, अभी देती हूँ। अरे ज्योति, जरा घर में से एक कटोरी तो लाना। हाँ दीदी, ये लो कटोरी। ये लो दीदी, खाकर देखो और हमें भी बताओ कि हमारा अचार कैसा बना है। वाह, मजा आ गया, ये तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। सच में तुम्हारा अचार तो बहुत ही अच्छा है। शुक्रिया दीदी। अच्छा सुन, अगर कोई बड़ी कटोरी हो तो उसमें जरा थोड़ा अचार और दे देना, तेरे भैया भी जरा थोड़ा सा चख लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको देती हूँ। चल ठीक है मोनिका, मैं थोड़ी देर बाद तेरी कटोरी साफ करके दे जाऊंगी। नैना का परिवार मोनिका के परिवार से थोड़ा अलग था। नैना के घर में सब कुछ स्टैंडर्ड जैसा होता था। शाम को नैना ही अचार अपने पति को परोसती है। अरे नैना, इस कटोरी में क्या लेकर आई हो? आज कुछ घर में नया बना है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ये थोड़ा सा अचार था। अच्छा, वैसे भी खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। रुको मैं जरा चख कर देखता हूँ। हाँ क्यों नहीं, खाकर देखो ना, रोटी और दाल के साथ मिलाकर खाना और ज्यादा टेस्टी लगेगा। हाँ सच में काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। वैसे कहाँ से खरीद कर लाई हो इसे? अरे आप तो कुछ भी बोलते रहते हो, हर चीज खरीदने की थोड़ी होती है। इसे तो मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया था। ओह अच्छा, सच में काफी ज्यादा टेस्टी है। क्या बात है, तुम इतना टेस्टी अचार भी बनाती हो, मुझे तो आज ही पता चला। शुक्रिया जी, जो आपने मेरा अचार पसंद कर लिया। अच्छा सुनो नैना, मैं कह रहा था कि कल मेरा दोस्त नीलेश आने वाला है, तो उसके लिए खाने पीने का इंतजाम पहले से कर लेना। ठीक है जी। अगले दिन शैलेश रास्ते से ही नीलेश को लेकर घर आता है। चल यार, कुछ खा पी लेते, फिर आराम से बातें कर लेंगे। हाँ क्यों नहीं। अरे नैना, टेबल पर खाना ले आओ। ठीक है जी, अभी लाई। और बता यार, भाभी ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। और तू बता, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है?
बढ़िया चल रहा है यार, बस खाने पीने के प्रोडक्ट्स की शुरुआत की, देखते क्या रिस्पॉन्स आता है। ये लीजिए, और हाँ, मैं आपका पसंदीदा अचार भी लेकर आई हूँ। भैया आप भी लेंगे क्या? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। अगर ये अचार शैलेश का पसंदीदा है तो एक बार मैं भी इसे चखकर ज़रूर देखूंगा। हाँ क्यों नहीं, लीजिए ना, मैं आपकी प्लेट में परोस देती हूँ। अरे वाह भाभी, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अचार है। क्या बात है, आपके हाथों में तो जादू है। शुक्रिया भैया। इस तरह से नीलेश को अब अचार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वो शैलेश के घर अक्सर आया जाया करता था। एक बार जब नैना के पास अचार नहीं होता तो नीलेश उसे अचार का सारा सामान ला कर दे देता और अचार बनाने को बोलता। कुछ दिन बाद जब वो वापस अचार के लिए आता है तब भाभी आपका अचार भी ले आना, अब बड़े दिन हो गए मैंने आपके अचार को नहीं चखा। आज तो मैं आपका अचार चखकर ही जाऊंगा। जी वो लेकर ही आ रही थी। वैसे आज मैंने अचार से ज्यादा टेस्टी कुछ बनाया है। आज मटर पनीर की सब्जी और पूरी बनी है, तो अचार को छोड़िए ना, इसे खाइए। नहीं भाभी, ये सब तो मैं रोज घर में खाता हूँ, पर जो आपका अचार है उसकी बात ही अलग है। मुझे आपका अचार ही खाना है, वो बड़ा ही अच्छा लगता है। अरे यार, नीलेश जी ने मुझे तो फंसा ही दिया। अब क्या करूं? अब मेरा वाला अचार देना ही पड़ेगा। अरे क्या हुआ भाभी जी, जल्दी करो ना, मुझे आपके अचार की तलब हो रही है। इस तरह से नैना ने नीलेश को अपना अचार लाकर दे दिया, लेकिन ये वाला अचार एकदम घटिया था, जिसकी वजह से नीलेश ने उसकी बुराई कर डाली। अपनी बुराई सुनकर नैना शर्मिंदा हो गई और उसने सच बता दिया। सॉरी जी, मैंने आप दोनों से झूठ बोला था कि वो पहले वाले अचार मैंने बनाए थे। दरअसल इस बार का अचार मैंने बनाया था, इसलिए आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। सच कहूँ तो मुझे अचार बनाने ही नहीं आता। उधर देवरानी और जेठानी अपने पहले अचार से बोर होकर कुछ अलग ही सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि हम अपने अचार में कुछ और नयापन लाएं क्या? क्या मतलब दीदी? मतलब कि जो हम बनाते हैं वैसा अचार तो हर कोई बना लेता है। मैं सोच रही थी कि हम अपने मसालों में कुछ और चीजें जोड़ें, जैसे उसका स्वाद और बढ़ जाए और हमें अचार बोर जैसा भी ना लगे। लेकिन हम अचार के मसाले में और क्या डाल सकते हैं? देखो, हम एक काम करते हैं, आम के छिलके को छीलकर उसे सुखाकर पीस लेते हैं और उसे मसाले में डालकर फिर अचार बनाकर देखते हैं। हाँ, एक बार तो कोशिश करने में क्या ही जाता है। लेकिन दीदी, पहले आप एक ही मटके में अपना जुगाड़ लगाकर देखो, क्या पता सभी को ऐसा अचार पसंद ना आए। हाँ, ये भी ठीक है। इस तरह से मोनिका ने एक मटके में अपने जुगाड़ वाला अचार बनाया तो लोगों ने थोड़ा बदलाव देखा। फिर कुछ दिन बाद कल्पना ने भी कुछ सोचा। दीदी, मैंने कुछ सोचा है, मैं आम की कच्ची गुठलियों को पीसकर उसे भी मसाले में मिलाकर देखती हूँ। हाँ क्यों नहीं, जब मैंने बनाकर देख लिया तो तू भी अपना कुछ बना लेना। हाँ दीदी, मैं तो सोच रही हूँ कि आपका भी अचार टेस्ट करके देख ही लेती हूँ। अरे कल्पना, तूने अपने जुगाड़ वाला अचार बनाया कि नहीं? हाँ दीदी, बना दिया, बस मैं आज खाने पर सभी को देने वाली हूँ। आप लोग भी मेरे अचार को स्वाद करके बताना। ठीक है, आज मैंने आप सभी के लिए अपने तरीके से कुछ अलग अचार बनाया है। आप लोग टेस्ट करके जरूर बताना कि कैसा बना है। हाँ क्यों नहीं, पहले थाली में अचार तो परोसो। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। वाह भाभी, आपने तो अचार में कुछ अलग ही स्वाद बना दिया है। सच में बहुत अच्छा बनाया अचार। शुक्रिया देवर जी। कुछ दिन बाद जब सभी के लिए पन्ना बन रहा था तो ज्योति सबके लिए पन्ना बनाने में बिजी थी। दीदी, आज मैं सोच रही थी कि पन्ना में थोड़ा शहद डालकर देखते हैं। मीठा डालना ठीक रहेगा क्या? दीदी, एक बार शहद वाला पन्ना पीकर देखते हैं, क्या पता पसंद आ जाए। ज्योति, तुम बना लो पन्ना। बड़ी दीदी, पहले आप ही पीकर बताओ कैसा बना है। अरे, ये तो खट्टा मीठा सा स्वाद आ रहा है। अच्छा बना है यार, एकदम वैसा ही बना है जैसे मैंने अपनी कल्पना में सोचा था। इसलिए तो मेरा नाम कल्पना है, क्योंकि तू हर बात की कल्पना ज्यादा करती है। दीदी, एक बात कहूँ, अगर मैं भी इस पन्ने से अलग हांडी में अचार बनाऊं तो? वैसे आइडिया अच्छा है, अगर तूने इस पन्ने को अचार में मिला दिया तो अलग ही स्वाद आ जाएगा। कुछ दिन बाद ज्योति ने भी अपना अचार बना डाला। उसका अचार भी सभी को बहुत पसंद आया। एक दिन अचानक नीलेश उनके घर पहुंचता है। मोनिका, कल्पना और ज्योति जी, आप ही हो ना? हाँ जी, कहिए, आप कौन?
मैं आपके पड़ोस में रहने वाली नैना जी का रिश्तेदार हूँ। एक बार भाभी ने मुझे आप ही के अचार खिलाए थे। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या आप मेरे लिए अचार बनाने का काम करेंगी? दरअसल मुझे आपका अचार मार्केट में उतारना है। इसके बदले मैं आपको अच्छे पैसे दूंगा। क्या हमारे अचार के बदले हमें पैसे मिल सकते हैं? जी बिल्कुल। तभी देवरानी और जेठानी के पति भी वहां पहुंच जाते हैं। आप कौन? ये हमारे पड़ोसी के रिश्तेदार हैं। ये अपने बिजनेस में हमारा अचार मांग रहे हैं और बदले में हमें पैसे भी दे रहे हैं। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ जी, अगर आपको एतराज ना हो तो आपकी पत्नियां मेरे लिए काम कर सकती है। हाँ क्यों नहीं, लेकिन हमारी घर की बहुएं काम करने बाहर नहीं जाती। अरे कोई बात नहीं, आप परेशान न होइए। इन लोगों को बस घर में अचार बनाना है, बाकी सामान मैं इन्हें लाकर खुद दे दूंगा। फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बहुएं आपके लिए काम जरूर करेंगी। इस तरह से मोनिका, कल्पना और ज्योति नीलेश के बिजनेस के लिए अलग अलग वैरायटी में अचार बनाने लगे। उनके अचार के स्वाद ने लोगों का मन लुभाया और नीलेश का बिजनेस एकदम से ऊपर उठ गया। इस तरह से मोनिका, कल्पना और ज्योति महीनों का 40,000 रुपए कमाने लगी। कुछ ही समय में उनके परिवार ने नया घर बनवा लिया और गांव में आराम की जिंदगी जीने लगे।